हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सुमंत कुमार और आज हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए बजट पे एक वीडियो। ये बजट 2017-18 एनडीए गवर्नमेंट का, अभी जो नया गवर्नमेंट बना है उसका फोर्थ बजट था। जेटली जी ने अपना चौथा बजट पेश किया। तो आज हम लोग देखेंगे कि बजट से पहले क्या क्या उम्मीदें लगाई जा रही थी। अभी कुछ राज्यों में चुनाव होने हैं, अभी यूपी में चुनाव होने हैं, तो लोग ये उम्मीद लगा रहे थे कि अभी जो बजट आएगा वो पॉपुलिस्ट नेचर का होगा। सरकार काफ़ी स्कीम्स लॉन्च करेंगी, फ्री बाइज देंगी, टैक्स कम किए जाएंगे, किसानों के कर्ज माफ़ होंगे और नए नए रेल लॉन्च किए जाएंगे वगैरह वगैरह। मगर हमें ये सब अभी देखने को नहीं मिला। बजट से पहले ये भी उम्मीद लगाई जा रही थी कि सरकार जो है डिमोनेटाइजेशन से जो फ़ायदे हो रहे हैं सरकार को, उस पर वो कैश करेगी। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि आखिर बजट था कैसा और मीडिया ने इसे कैसे लिया। हम लोग ये भी देखेंगे कि इस बजट में क्या क्या नए नए अनाउंसमेंट हुए, टैक्स पे क्या रुख रहा सरकार का और क्या क्या नई नई स्कीम्स लॉन्च होंगी। ये आप जो हेडलाइन देख रहे हैं स्मॉल वंडर, ये द हिंदू पेपर में आया है, जहाँ पे इसने सरकार के फिस्कल डिसिप्लिन की बड़ाई की है और उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो बजट है वो बॉटम ऑफ द पिरामिड, जो सबसे नीचे हैं हमारे सोशल हायरार्की के, हमारे किसान्स वगैरह, उस पर ये काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा ये बजट। द हिंदू के साथ साथ इंडियन एक्सप्रेस ने भी इस बजट को नो नॉनसेंस करार दिया है। तो आप देख रहे हैं कि इस बजट में काफ़ी खूबियाँ होंगी, तो हम लोग इसको बारी बारी देखेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं कि बजट का आखिर नेचर था कैसा। इस बजट में कोई भी खास पॉपुलिस्ट स्कीम नहीं लॉन्च की गई, कोई भी फालतू एक्सपेंडिचर नहीं किए गए। वहाँ पे कोई फार्म लोन वेवर नहीं थे। 500 और 1000 के नोटों को बैन करने के बाद जो ब्लैक मनी कलेक्ट की गई उसको भी लोगों के जनधन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं किया गया। उसके बाद यूबीआई, यूनिवर्सल बेसिक इनकम पर भी कोई अनाउंसमेंट नहीं की गई। मगर गरीबों के लिए सरकार ने क्या किया कि मनरेगा के लिए जो एलोकेशन है उसको 25% बढ़ा दिया। ये जो एलोकेशन है वो अब तक सबसे अधिक है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी ग्लोबल शटडाउन का दौर चल रहा है और जो वर्ल्ड इकोनॉमी है वो काफ़ी स्लो ग्रो कर रही है। अगर पूरे तौर पर देखा जाए तो जो इंडियन इकोनॉमी है इसका ग्रोथ रेट अभी सबसे फास्ट है और ये स्टेबल भी है। तो जो बाहर के जो इन्वेस्टर हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, वो ये चाहते हैं कि वो जहाँ इन्वेस्ट करें वो जगह स्टेबल हो, प्लस जो उनकी मनी पे जो रिटर्न है वो अच्छा आए, ज़्यादा आए। तो इंडिया ये चाहता है कि अभी इसका जो इमेज है एक स्टेबल इकोनॉमी का, एक ग्रोइंग इकोनॉमी का, वो कंटिन्यू रहे, ये एक ब्राइट स्पॉट के रूप में बढ़ता रहे। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो गवर्नमेंट है वो फिस्कल डिसिप्लिन को फॉलो कर रही है। देखिए, जो भी प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं वो फिस्कल डिफिसिट को देखते हैं किसी भी गवर्नमेंट की इफ़िशियंसी को इवैल्यूएट करने के लिए। क्यों? क्योंकि देखिए क्या होता है, सरकार जो भी पैसा खर्च करती है उसका 100% वो एफिशिएंट नहीं होता। इसका मतलब ये कि अगर सरकार 100 रुपये खर्च कर रही है तो उसका कुछ ही पार्ट गरीबों में जाता है, कुछ ही पार्ट लोगों को फ़ायदे के रूप में मिलता है। तो अगर सरकार ज़्यादा खर्च कर रही है, अपनी औकात से ज़्यादा खर्च कर रही है, इसका मतलब ये है कि जितना रेवेन्यू आ रहा है अगर उससे ज़्यादा सरकार खर्च कर रही है, उससे ज़्यादा उसका एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो वहाँ पे फिस्कल डिफिसिट हो रहा है। तो इस कारण से क्या होता है कि सरकार जो एक्स्ट्रा पैसे लेती है लोन के रूप में, उस पे उसे ब्याज देना पड़ता है। ठीक है, तो स्टेट के ऊपर लायबिलिटी बढ़ती है। स्टेट कौन? स्टेट मतलब बिहार, यूपी, ये सब स्टेट नहीं। स्टेट मतलब स्टेट, कंट्री, एज ए नेशन। देखिए, अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ कैपिटल एस, इसका मतलब है स्टेट, नेशन। अगर मैं लिखता हूँ स्मॉल एस तो ये हुआ राज्य। इस पर ध्यान दीजिएगा, काफ़ी बुक्स में ये फॉलो करते हैं। कैपिटल एस मतलब स्टेट, नेशन, स्मॉल एस मतलब कोई भी स्टेट, कोई भी राज्य। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि अगर किसी भी कंट्री का फिस्कल डेफिसिट हाई होता है तो इस डेफिसिट को पूरा करने के लिए वो देश लोन लेता है। उस लोन पे वो इंटरेस्ट पे करता है और इंटरेस्ट पे करने के कारण जो गवर्नमेंट है उसकी लायबिलिटी बढ़ती रहती है, वो देश जो है कर्जे में डूबता रहता है। तो इस कारण से जो इकोनॉमी है उस पर बुरा इफेक्ट पड़ता है। अगर किसी देश का फिस्कल डिफिसिट कम है और
और उस देश की जो जीडीपी है उसका ग्रोथ अगर अच्छा है तो वहाँ पे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, जैसा कि अभी हमें इंडिया में देखने को मिल रहा है। हमारे देश में जो एफडीआई है वो काफ़ी बढ़ी है पिछले सालों में। पहले क्या होता था कि सरकारें जो है फिजिकल डिफिसिट को मीट करने के लिए अपना जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो कम करती थी। इस बार क्या हुआ कि इस एक्सपेंडिचर को बिना कट किए बल्कि इसे बढ़ा करके हम लोगों ने फिजिकल डिफिसिट अचीव कर लिया। ऐसा कैसे हुआ ये आपको मैं आगे बताऊंगा। इस साल के बजट में हम लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे बड़ी जो अनाउंसमेंट की गई है वो ये है कि अब से पॉलिटिकल पार्टीज़ को 2000 रुपये से ऊपर जो भी डोनेशंस मिलेंगी वो सब या तो चेक के थ्रू होंगी या तो डिजिटल पेमेंट के थ्रू की जाएंगी। 2000 से ज़्यादा का डोनेशन कैश फॉर्म में नहीं एक्सेप्ट किया जा सकता। ठीक, ये हम लोगों के एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। पहले क्या था कि पहले ये जो लिमिट है 2000 वाली ये 20,000 थी। मतलब कि अगर मैं किसी पार्टी को डोनेशन देता हूँ तो अगर मैं डोनेशन 20,000 से ऊपर देता हूँ तो मैं उसे कैश फॉर्म में नहीं दे सकता था, मुझे चेक या कोई डिजिटल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना पड़ता। तो पार्टीज़ क्या करती थी कि अगर किसी ने उसे 5 करोड़ रुपया डोनेट किया तो वो लोग इस 5 करोड़ रुपए को कई चंक्स में तोड़ देते थे, 20-20 हज़ार रुपये के कई चंक्स में तोड़ देते थे और इसको फिर वो पब्लिक नहीं करते थे। ठीक, तो अब क्या हुआ कि जब लिमिट इसकी कम कर दी गई, लिमिट जब इसकी 2000 रुपये कर दी गई तो अब पार्टीज़ को ज़्यादा चंक बनाने पड़ेंगे, है ना। अगर 5 करोड़ को मुझे तोड़ना है 2-2 हज़ार रुपये में तब मुझे ज़्यादा पार्ट करना पड़ेगा, तो ये काफ़ी मुश्किल हो जाएगा पार्टीज़ के लिए। अच्छा, अब ये बताइए कि ये जो लिमिट थी 20,000 से 2,000 रुपये तक की जो लिमिट कम की गई उससे फ़ायदा क्या हुआ। पहला फ़ायदा ये हुआ कि इलेक्शन में ब्लैक मनी का रोल काफ़ी कम हो जाएगा। पहले क्या होता था, पहले जो बड़े बड़े कंपनीज़ हैं वो बड़े बड़े चंदे देती थी, है ना। तो जब कोई कंपनी चंदा देगी तो चुनाव जीतने के बाद नेताजी उसको कुछ फेवर भी करेंगे, है ना, उसको कोई एक्सेम्पशन देंगे या उन्हें किसी कॉन्ट्रैक्ट में फेवर किया जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि करप्शन बढ़ता है। तो अगर ब्लैक मनी का रोल इलेक्शन में कम होगा तो सीधे तौर पर करप्शन कम होगा, है ना। करप्शन कम होगा तो हमारे देश में जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो ज़्यादा अच्छे से पूरे होंगे, वहाँ पे करप्शन कम होगा। हमारे देश में 2G 3G ऐसे कोलगेट जैसे स्कैम्स नहीं होंगे। ठीक, दूसरा फ़ायदा ये है कि देखिए अभी क्या है कि जो बड़े बड़े कंपनीज तो मतलब इतना चंदे दे देते हैं, तो अगर ये लिमिट कम कर दी गई तो ये चंदे कम हो जाएंगे, मतलब कि पार्टीज़ को डोनेशन कम मिलेगा कैश के रूप में। तो अब क्या होगा कि इलेक्शन में जो अभी जितना खर्चा होता है उतना खर्चा नहीं होगा। अगर इलेक्शन में कम खर्चा करेंगे नेताजी तो चुनाव जीतने के बाद इसको रिकवर करने के लिए क्या करेंगे, कम करप्शन करेंगे, है ना, क्योंकि खर्चा कम हुआ है तो फिर जो रिकवरी करनी है वो भी तो कम होगी। तो क्या होगा कि रोल ऑफ मनी इन इलेक्शन विल बी रिड्यूस्ड। तीसरा फायदा क्या होगा, तीसरा फायदा ये होगा कि देखिए जितना ज़्यादा चंदा डिजिटल फॉर्म में या चेक फॉर्म में आएगा उतना ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनेंगी ये पॉलिटिकल पार्टीज़। क्यों, क्योंकि इनको इन सब का हिसाब देना पड़ेगा, इन सब में ब्लैक मनी नहीं हो सकती। ठीक है, तो तीसरा फ़ायदा क्या होगा कि देखिए अभी क्या होता है ना कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो जितना चंदा रिसीव करते हैं उसका बहुत ही कम प्रपोर्शन वो लोग डिस्क्लोज करते हैं। तो अगर वो चंदा चेक्स और डिजिटल पेमेंट में एक्सेप्ट करेंगे तो उनका जो डिस्क्लोजर होगा वो बढ़ जाएगा, है ना। मतलब क्या, अगर डिस्क्लोजर बढ़ गया तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, समझ रहे हैं। अगर ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी तो जो इंटर पार्टी डेमोक्रेसी है वो इम्प्रूव होगी, है ना। तो ये मेन 3 फायदे हैं इस स्टेप के। सरकार ने ये लिमिट कम करने के साथ साथ एक काम और किया कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड जो है उसको इंट्रोड्यूस कर रही है।
इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देना चाहते हैं तो आप किसी भी बैंक में जाइए और ये बॉन्ड खरीद लीजिए। अब बॉन्ड खरीदने के लिए पैसे देंगे क्या? पैसे नहीं देने हैं आपको, आपको चेक देना है या कोई डिजिटल पेमेंट करना है। ठीक, क्यों? क्योंकि 2,000 रुपये से ऊपर डोनेट करने के लिए आपको कैश नहीं देना है। ठीक, तो पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा लेने के लिए ये एक सुविधा दे दी गई। इन इलेक्टोरल बॉन्ड को इंट्रोड्यूस करने के लिए सरकार आरबीआई एक्ट को अमेंड करेगी, आरबीआई एक्ट को अमेंड करेगी। ठीक, किसी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए यह भी मैंडेटरी बना दिया गया कि उसको जो टैक्स रिटर्न फाइल करना है उसको एक टाइम लिमिट के अंदर फाइल करना है। ठीक है, तो इससे भी जो पार्टीज में ट्रांसपेरेंसी आएगी। सरप्राइज की बात यह है कि जो पार्टीज हैं उन्होंने ये जो सारे स्टेप्स हैं उनको वेलकम किया है। वो कह रहे हैं कि ठीक है बढ़िया काम कर रही है सरकार। बस एक जो सीपीआई है वही बस एक इसके विरोध में दिख रही है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस साल का जो बजट है, बजट 2017-18, इसका थीम है ट्रांसफॉर्म, इनर्जाइज एंड क्लीन इंडिया। देखिए ये जो थीम है इसमें 3 वर्ड्स यूज किए गए हैं। पहला है ट्रांसफॉर्म, दूसरा है एनर्जाइज, तीसरा है क्लीन। हम इन तीनों वर्ड्स का मतलब बारी बारी समझते हैं। जो ट्रांसफॉर्म वर्ड है, ट्रांसफॉर्म वर्ड यूज किया गया है हमारी इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए फ्रॉम कैश टू कैशलेस। देखिए कैशलेस को हमको स्ट्रिक्ट सेंस में नहीं लेना है। स्ट्रिक्ट सेंस में मतलब ये, देखिए कैशलेस का क्या मतलब होता है? कैशलेस का मतलब वो कि वो इकोनॉमी जहाँ पे कोई पैसा नहीं है, पैसा मतलब कि कोई हार्ड मनी नहीं है, कोई नोट वगैरह नहीं है। ठीक, वहाँ पे सारे पेमेंट डिजिटली होते हैं। तो हमारा जो इकोनॉमी है इंडियन इकोनॉमी, वहाँ पे अभी ये तो फिजिबल नहीं है। तो इस वर्ड को कैशलेस को हम लोग स्ट्रिक्ट फॉर्म में ना लेते हुए इसे हम लोग नियर कैशलेस कहेंगे। तो सरकार क्या चाहती है? सरकार ये चाहती है कि हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है उसको कैश टू नियर कैशलेस में ट्रांसफॉर्म किया जाए। पहले वर्ड का मतलब ये हुआ। दूसरा वर्ड क्या है? दूसरा वर्ड है एनर्जाइज। एनर्जाइज का क्या मतलब है? जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि नवंबर में सरकार ने 500 और 1000 के जो नोट्स थे उनको डिमोनेटाइज कर दिया था। तो इसके कारण ये हुआ कि जो हमारे जो इकोनॉमी में जो गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हो रही हैं उनका कंजम्पशन काफ़ी कम हो गया। क्यों कम हो गया? क्योंकि लोगों के पास नोट ही नहीं थे। अब जब नोट नहीं होंगे तो पैसे तो फिर वो उससे सामान खरीदेंगे कैसे? तो इस कारण से क्या हुआ कि जब किसी भी गुड्स या सर्विस का सेल गिरेगा तो क्या होगा? हमारा जो कंपनीज होंगी उनका प्रोडक्शन गिर जाएगा। जब सामान ही नहीं बिक रहा तो वो लोग प्रोड्यूस कैसे करेंगे, है ना? उनका जब प्रोडक्शन गिर गया तो हमारा जो जीडीपी है वो गिर जाएगा, है ना? इसी कारण से आप लोग पेपर में देख रहे होंगे कि जो काफ़ी जो कॉलमिस्ट हैं वो सब ये कह रहे थे कि मोदी जी ने ये गलत कर दिया, वो गलत कर दिया, डिमोनेशन करके हमारा जो पूरा इकोनॉमी है उसको बिगाड़ दिया, है ना? ये इसी कारण कह रहे थे। क्यों? क्योंकि हमारा जो जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है वो गिर गया। मगर इसके बाद सरकार ने इस बजट में कुछ ऐसे स्टेप्स लिए हैं जिससे कि हमारा जो इकोनॉमी है उसको फिर से एनर्जाइज किया जाए। एनर्जाइज करने से हमारा तात्पर्य ये है कि हमारा जो इकोनॉमी में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, हमारा जो प्रोडक्शन वगैरह है उसको फिर से बढ़ाया जाए। ये सब कैसे किया जाएगा मैं आपको आगे के स्टेप्स में बताऊंगा। तीसरा वर्ड्स यूज़ किया गया है क्लीन का। क्लीन वर्ड इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि इस बजट में काफ़ी सारे प्रपोजल्स ऐसे हैं जो कि हमारी इकोनॉमी में करप्शन को मिनिमाइज़ करेंगे, कम करेंगे। ठीक है, अभी इस 3 टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैंने आपको बताया कि सरकार ने जो डोनेशन की जो लिमिट है उसको 2,000 रुपये कर दी है कैश के लिए। तो ये क्या था? ये एक करप्शन कम करने का तरीका था। ठीक है, तो सरकार ने जो क्लीन करने का जो प्रोसेस किया है उसमें ये एक पहला स्टेप है। तो अभी हमने समझा कि ये सब 3 जो वर्ड हैं, फर्स्ट वर्ड ट्रांसफॉर्म, सेकंड वर्ड एनर्जाइज और थर्ड वर्ड क्लीन, हमारा बजट में जो ये 3 वर्ड यूज़ हुए हैं उसका मतलब क्या है। इस साल के बजट में जो अगला अनाउंसमेंट है वो इनकम टैक्स से रिलेटेड है। देखिए
जिस व्यक्ति की जितनी आमदनी होगी उसके हिसाब से स्लैब्स बने हुए हैं, उस हिसाब से उस आदमी को टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, तो जिस व्यक्ति की आय 2.5 लाख से 5 लाख है उसको पहले 10% टैक्स देना होता था, अपनी आमदनी का 10% टैक्स देना होता था। तो सरकार ने क्या किया इस बजट में, सरकार ने यह कहा कि 10% के बजाय अब आपको केवल 5% का टैक्स देना है। अब आपको केवल 5% का टैक्स देना है। किनको देना है 5% का टैक्स? जिनकी इनकम 2.5 लाख से 5 लाख के बीच है। देखिए, किसी भी आदमी को अपनी टैक्स लायबिलिटी कम करने के लिए उसको कुछ ऑप्शंस दिए जाते हैं, उनको कुछ एक्सटेंशन अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो अगर आप उन एक्सटेंशन को यूज़ करेंगे तो जिन लोग की आय 4 लाख है उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। कब? जब वो सारे एक्सटेंशंस यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं और आपकी सैलरी 4.5 लाख से कम है तो आप सर्च कीजिए कि वो कौन कौन से एक्सटेंशन है। वो सब एक्सटेंशन आपको कहाँ मिलेंगे? वो आपको मिलेंगे सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। ठीक, तो अगर आपकी इनकम 4.5 लाख रुपए से कम है तो आप ये सब एक्सटेंशन का लाभ उठा सकते हैं, आपको 0 टैक्स देना पड़ेगा। ठीक, अगर आप इनका यूज़ नहीं करेंगे, आप इन सब छूट का यूज़ नहीं करेंगे तो आपको रेगुलर 5% टैक्स देना पड़ेगा। ठीक, अच्छा एक बात आप नोट कीजिए, किसी भी आदमी का जो टैक्स रेट था पहले था 10%, इसको कम करके कर दिया गया 5%। अगर मैं टैक्स रेट घटा रहा हूँ तो सरकार को पक्का है कि नुकसान होगा ना। तो सरकार इस नुकसान की भरपाई कैसे करेगी? सरकार ने एक तरीका निकाला, जो वो लोग जिनका इनकम 50 लाख से 1 करोड़ है उन पे एक 10% का सरचार्ज लगाया गया। किन पे? जिनकी इनकम 50 लाख से 1 करोड़ रुपए है उन पे 10% का टैक्स पे सरचार्ज लगाया गया। ठीक है, ये तो हुआ 50 लाख से 1 करोड़ के बीच वालों का। और जिसकी इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है उन पे पहले से ही 15% का सरचार्ज था। ये सरचार्ज कंटिन्यू रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे जो रेवेन्यू लॉस हुआ, यहाँ पे इसको कहाँ से भरपाई किया गया? भरपाई किया गया 50 लाख से 1 करोड़ के बीच वाले इनकम वाले लोगों से। अच्छा ये देखिए, हम लोगों ने जब टैक्स रेट कम किया तो क्यों कम किया, क्या कारण था? टैक्स रेट कम करने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इसके बाद ज़्यादा लोग टैक्स पे करने लगते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, कुछ लोग होंगे जो टैक्स चोरी कर रहे होंगे, वो लोग टैक्स पे नहीं कर रहे होंगे क्योंकि वो लोग डर रहे होंगे कि हमारा इनकम तो वैसे भी 5 लाख से कम है, 10% टैक्स हम दे ही देंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, है ना। तो अगर टैक्स रेट हम लोग कम कर दिया, 10% को हटा करके 5% कर दिया, तो वो लोग सोचेंगे कि भाई टैक्स रेट तो कम हो गया, अब इतना 5% कर दिया गया है, चलो टैक्स दे देते हैं, है ना, कम से कम सुकून तो रहेगा। तो इस कारण से क्या होता है कि अब ज़्यादा लोग टैक्स देंगे। अब देखिए, ज़्यादा लोग टैक्स देंगे तो सरकार को रेवेन्यू बढ़ेगा। ठीक, तो वो 2 रीज़न कौन कौन से थे? पहला रीज़न ये है कि टैक्स इवेजन कम होगा। टैक्स इवेजन कम होगा कब? जब मैं टैक्स रेट घटाऊंगा। दूसरा क्या होगा फ़ायदा? दूसरा फ़ायदा ये होगा कि ज़्यादा लोग अब टैक्स देंगे। ठीक, यही रीज़न था कि पिछले सालों में सरकार ने कॉरपोरेट टैक्स को भी कम किया था। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि बजट से पहले क्या क्या उम्मीदें लगाई जा रही थी, फिर बजट का आखिर एक्चुअल नेचर क्या था, कैसा था बजट इस साल का। फिर हम लोगों ने बजट का थीम देखा। थीम क्या था? थीम था ट्रांसफॉर्म, एनर्जाइज एंड क्लीन इंडिया। यार यूपीएससी ने पिछले सालों में जो 5 ईयर प्लान्स हैं उनका थीम पूछ लिया है, तो आप कृपया करके इस बजट के थीम को याद रखिए। पता नहीं क्या आप जब दिमाग घूम जाए यूपीएससी का पूछ ले। फिर हम लोगों ने देखा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो कैश डोनेशन है उन पे कैसे लिमिट लगाई गई, कैसे उस पर 2,000 रुपये की सीलिंग लगाई गई। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि कैसे इनकम टैक्स में छूट दी गई लोगों को, जिन लोगों का इनकम 2.5 लाख से 5 लाख के बीच है। इस वीडियो के बाद हम आपके पास एक और वीडियो लेकर आएंगे। वो वीडियो अभी अंडर प्रोडक्शन है। उसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि अभी इकोनॉमी की प्रेजेंट कंडीशन क्या है, क्या स्टेटस है अभी इसका। फिर हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि बजट में क्या रेवेन्यू टारगेट्स रखे गए हैं, कितना रेवेन्यू होगा, कितना एक्सपेंडिचर होगा, फिजिकल डिफिसिट का क्या टारगेट है, फिर जो गवर्नमेंट है उसने फिजिकल जो डिसिप्लिन है उसको कैसे फॉलो किया है।
फिर हम लोग देखेंगे कि अभी जो नवंबर में सरकार ने 500 के नोट और 1000 के नोट जो डिमोनेटाइज किए थे, उससे हम लोग को क्या फ़ायदा होगा। ठीक, फिर हम लोग को ये देखना है कि जो अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर है इसको इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस दे दिया गया है, तो इससे क्या फ़ायदा होगा ये हम लोग डिस्कस करेंगे आगे के वीडियोज़ में। फिर हम लोग ये भी देखेंगे कि जो एमएसएमई सेक्टर है उसका जो टैक्स है उसको कम कर दिया गया है, 30% से 25% कर दिया गया है, तो इसको हम लोग आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि जो 3 लाख से ऊपर जो भी ट्रांजैक्शन होंगे वो अब कैश फॉर्म में नहीं होंगे। ठीक, फिर हम लोग ये भी देखेंगे कि बजट में किस किस चीज़ों के दाम कम हुए। ठीक दोस्तों, जाने से पहले एक बात और बता दूं कि आपको अगर किसी और टॉपिक पे वीडियो भी चाहिए तो आप कमेंट में प्लीज़ उस टॉपिक को मेंशन कर दीजिए। जितने ज़्यादा लोग उस टॉपिक को मेंशन करेंगे उस वीडियो को हम लोग पहले बनाएंगे। पिछले वीडियोज़ में कुछ लोगों ने नॉर्थ ईस्ट पे वीडियो बनाने को कहा था, उस पर अब अभी हम लोग काम कर रहे हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और प्लीज़ टॉपिक का नाम कमेंट में मेंशन कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।